खराब मौसम के कारण उनसे ही बीच में लौटना पड़ा। हमारे बीच फिर कभी आएंगे, लेकिन आज ये अपने चुनाव का शंखनाद है, इसलिए सभा तो हम करेंगे। बोलो, करें कि नहीं करें? जोर से बताओ, करें कि नहीं करें? तो बोलो भारत माता की। मध्य प्रदेश की महाकौशल से चुनावी शंखनाद करने अमित शाह नहीं पहुंच सके, लेकिन सीएम शिवराज ने इसी बुलंद हौसले और ऊर्जा के साथ बीजेपी की गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। बालाघाट से निकली इस यात्रा का समापन पीएम मोदी की मौजूदगी में शहडोल में होगा, जब 27 जून को प्रधानमंत्री शहडोल के आदिवासियों के बीच पहुंचेंगे। जाहिर है कि बीजेपी आदिवासी वोटर्स को साधने में पूरी ताकत से जुटी है, तो कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ को घेरने के लिए महाकौशल में बिसात बिछाई जा रही है। गौरव यात्रा कार्यक्रम में भी इसी का नजारा देखने को मिला। ये कमलनाथ दादा ने झूठ बोल बोल के कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ, लोगों ने भरा नहीं तो डिफॉल्टर हो गए, ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई। तो हमने वचन दिया था जनता जनार्दन को कि कमलनाथ ने कर्जदार बनाया, जो ब्याज की गठरी आपके सर पर चढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस ब्याज को भर के किसानों को खाद और बीज की व्यवस्था सोसाइटियों से करवाएगी। यहाँ पर 15 महीने गलती से कांग्रेस की सरकार श्रीमान बंटा ढार के इशारे पर कमलनाथ के नेतृत्व में बन गई थी। हर गरीब के जीवन को खुशहाली लाने वाली योजना जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई थी, कमलनाथ की सरकार ने 15 महीने में हर योजना को बंद करके हर गरीब के हक और अधिकार को छीना था। आदिवासी वोट बैंक को लेकर बीजेपी की मेगा तैयारी है, जिसे देखते हुए कांग्रेस भी अलर्ट हो गई है। पिछले चुनाव में आदिवासियों ने कांग्रेस का भरपूर साथ दिया, जिससे कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बन पाई थी। आने वाले चुनाव में आदिवासी वोटर्स कांग्रेस के हाथ से ना फिसल जाए, इसके लिए अब कांग्रेस के दिग्गज भी मध्य प्रदेश आने वाले हैं। जल्द ही प्रियंका गांधी आदिवासी इलाकों में सभाएं करेंगी, जिसकी तैयारी में एमपी कांग्रेस जुट गई है। दौरे के कार्यक्रम फिक्स करेंगे कि खरगे साहब को कहाँ ले जाएं, प्रियंका जी को कहाँ ले जाएं, राहुल जी को कहाँ ले जाएं, कहाँ पे उनकी रोड शो कराएं, कहाँ रैलियां कराएं, कहाँ हम सभा कराएं। सारी एक आध सप्ताह में बहुत से चित्र क्लियर होगा। बात आदिवासी समीकरणों की करें तो प्रदेश की करीब 21% आबादी आदिवासी है। 230 सीटों में से 47 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। वहीं कई सीटों पर आदिवासी वोट नतीजों को प्रभावित करते हैं। 2018 में कांग्रेस ने 47 एसटी सीटों में से 30 सीटें हासिल की थी, जबकि इसके उलट 2013 में बीजेपी के खाते में 32 सीटें आई थी। जाहिर है कि आदिवासी वोटर्स ने एमपी का चुनावी गेम बदला है और वो इस बार भी गेम चेंजर साबित होने वाला है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, बीजेपी के दिग्गजों के दौरों से क्या कांग्रेस अलर्ट हो गई है? सवाल नंबर 2, आदिवासी वोटर्स को साधने बीजेपी कांग्रेस की क्या खास रणनीति है? सवाल नंबर 3, जय युवा आदिवासी संगठन और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसे दल क्या वोट कटवा साबित होंगे? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है महाजंग में महारथी। बिल्कुल ठीक, महाजंग में महारथी ही उतरते हैं और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के चुनावी रण में कहीं अमित शाह के आने की बात थी, नहीं आ पाए। मौसम की चुनौती अभी भी बिपरजॉय जो हैं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर ही रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। ज़्यादा दिन अब नहीं है जब महाकौशल में उनकी हुंकार भी हम सुनेंगे। शहडोल और भोपाल की अगर बात करें तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये बताती हैं कि प्रियंका गांधी अभी इसी महीने जबलपुर का दौरा करके गई हैं और फिर खड़गे साहब के आने की बात सज्जन सिंह वर्मा जी कर रहे हैं। तो अब आप ये तय मानिए कि जैसे बड़े बड़े नक्षत्र आकाश में चमकते हैं, वैसे मध्य प्रदेश के राजनीति आकाश में ये नक्षत्र जो राजनीति के दिग्गज नक्षत्र हैं कांग्रेस और बीजेपी के, ये चमकते हुए नजर आएंगे। कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने खास अंदाज में लोगों से रूबरू होंगे, कहीं अमित शाह जी का अपना अंदाज होगा, तो दूसरी तरफ कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, तो प्रियंका गांधी जी अपने विशिष्ट शैली में वो भी सामने होंगी।
इसका जाहिर तौर पर अपना असर तो पड़ता ही है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं, मिल लीजिए। हमारे साथ हैं रजनीश अग्रवाल जी, बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं, बहुत स्वागत करता हूं। अब्बास हफीज साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के, उनका बहुत इस्तकबाल। मनोज सैनी जी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। मनोज, आपका भी स्वागत। पहली टिप्पणी आपकी मनोज, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अपने राजनीतिक मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। जी, क्या कहेंगे? अब मध्य प्रदेश के राजनीतिक आकाश में नक्षत्रों की तरह चमकेंगे ये महारथी बीजेपी और कांग्रेस के। जी जी, निश्चित रूप से महारथी चमकने वाले भी है और साथ ही ये भी नजर आने वाला है कि जनजाति का जो मुद्दा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी इस बार केंद्र में रखकर चल रही है, क्योंकि 2018 के चुनाव को यदि हम देखते हैं तो जनजाति वर्ग ने अच्छा खासा साथ दिया था कांग्रेस का, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार भी मिली। हालांकि सीटों के अंतर से देखें तो बहुत कम फर्क नहीं था, वोटा परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आगे थी। लेकिन ये सब वो स्थान है, 47 ऐसे स्थान हैं जो एक बड़ी भूमिका निभाते हैं किसी भी सरकार को बनाने में। और अब 2018 से पहले भी सनक हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो फिर कांग्रेस को छोड़कर वो मत भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया। इसलिए हमने देखा रानी कमलापति स्टेशन का शुभारंभ होते देखा। उसके बाद अब हम देख रहे हैं गौरव यात्रा शुरू होने जा रही है, जो 5 स्थान से पहुंचकर शहडोल जाने वाली है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। तो एक तरह से जनजातीय वर्ग को साधने का प्रयास तो है ही, लेकिन इसमें यह भी नजर आ रहा है कि बाकी जो सीटें हैं उसको कैसे प्रभावित किया जाए। क्योंकि महाकौशल में जब प्रियंका गांधी पहुंची तो उन्होंने जनजाति को भी देखा था और बाकी चीजों को। जी, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ऐसे भी कुछ घटनाक्रम सामने आए हैं। मैं उनकी पुष्टि की बात नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा भी कहा गया, ऐसा दावा भी सामने आया है कि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी हैं, और ऐसा भी कहा गया है कि आदिवासियों के बीच में कुछ ऐसे समूह भी काम कर रहे हैं जो उनको कुछ बरगला रहे हैं। और ये बात भी सामने आई है कि एक थोड़ा इसका दूसरा स्वरूप भी लिया जा रहा है कि उन्हें ये भी कहा जा रहा है कि वो विराट सनातन परंपरा का हिस्सा नहीं है और उनकी रीति नीति, उनकी शैली, उनके आराध्य सब सनातन परंपरा के आराध्य से भिन्न है। इस तरह की रिपोर्ट्स को लेकर भी मनोज ये माना गया है कि बीजेपी में बड़ी चिंता है और बीजेपी चाहती है कि ये भ्रम भी दूर हो और सनातन परंपरा से जुड़े जो मान बिंदु हैं जिनको लेकर आदिवासी समुदाय अब तक आगे बढ़ता रहा है वो आगे बढ़ता रहे। मैं फिर कहूँगा कि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, मैंने इस तरह की चीज़ें सुनी हैं, ऐसे दावे सुने हैं, कुछ बेहद जिम्मेदार लोगों से सुने हैं, पॉलिटिकल भी और ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर भी। रजनी जी, आप किस तरह देखते हैं? ट्राइबल्स के बीच में पैठ बनाने की कोशिश है और बड़े चेहरे कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश बीजेपी की। जी देखिए, पिछले 2 दशक से आप लगातार चुनाव का अध्ययन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने जो जनजातीय क्षेत्र हैं, एसटी रिजर्व सीटें हैं, उनमें अपनी पहुंच बनाई है, अपना जनाधार बढ़ाया है। हाँ, बीच में कभी किसी चुनाव के कारण हम किसी सीट को खोए हैं, या 2018 के भी परिणाम देखें तो हमने सीटें खोई हैं, लेकिन उसी से के साथ जुड़ा हुआ 2019 का लोकसभा चुनाव है, तो सारी की सारी जनजाति बहुल सीटों में हमने बड़े अंतर से जीत पाई है। और खासकर उन विधानसभाओं में जो रिजर्व विधानसभा इन लोकसभा के अंतर्गत आती है, वहां भी हमने बड़ी जीत हासिल की है। इसलिए कभी किसी समय के कारण कोई भ्रम के कारण जरूर हमसे जनजाति समुदाय छिटका होगा, उसके कारण अलग अलग सीटों पर अलग अलग हैं और वो कुछ चूकें हमारे तौर पर भी हुई होंगी, लेकिन उनको दुरुस्त करते हुए लोकसभा चुनाव में भी ठीक किया और नगरीय निकाय चुनाव, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के चुनाव में भी दुरुस्त किया। कभी किसी जमाने में कहा जाता था कि ये वोट बैंक कांग्रेस का वोट बैंक है, लेकिन अब ऐसा रहा नहीं। और लगातार आप चुनाव का 2018 के बाद के चुनाव का भी, तो सिंबल पर भी चुनाव जो हुए हैं उनका भी आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे भारतीय जनता पार्टी पुनः अपने जो जनाधार को पा रही है। हमारा विश्वास बहाल हुआ है, हमारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हुआ है। भड़काने भरमाने का काम जिनका बीच में आप जिक्र कर रहे थे, निश्चित तौर पर एक साजिशन हो रहा है और राजनीतिक संरक्षण उसको कांग्रेस का मिलता है। चाहे धर्मांतरण कराने वाली शक्तियां हों जो इन क्षेत्रों में काम करती हैं, मैं खुल के आरोप लगाता हूं, चाहे वो इस प्रकार के कि हम सनातन धर्म से नहीं जुड़े हैं, इस प्रकार के भ्रम खड़ा करने का मामला हो, जनसंख्या में अपना क्या नाम लिखाना है, किस प्रकार से धर्म बताना है, उसका मामला हो। लेकिन अब डीलिस्टिंग का मुद्दा उठ चला है। जिस प्रकार से डीलिस्टिंग का मुद्दा आदिवासियों के बीच में उठा, जनजाति समुदाय के बीच में उठा है, कांग्रेस को ना उगलते बनना ना निगलते बन रहा है। एक जमाने में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने भी इस मुद्दे को उठाया था इंदिरा जी के जमाने में, लेकिन अब कांग्रेस जिस दौर की राजनीति कर रही है वो सबके सामने है। इसलिए इसके उलट
हम प्रतिक्रियावादी नहीं, हमारा जो एजेंडा है, हमारी जो जी। सोच है, जो विचारधारा है, उसके अनुसार हम आगे बढ़े हैं और निश्चित तौर पर हमें सफलता मिल रही है। जी, अब्बास हफीज साहब, दो बातें महत्वपूर्ण हैं बीजेपी की तरफ से। एक तो उनका साफ आरोप है कि आदिवासियों को बरगलाने की और चुनावी राजनीति के गणित से बरगलाने की कोशिश हो रही है, और जब भी ऐसी कोशिशें होती हैं तो ये भी उनका गंभीर आरोप है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं या तो उससे जुड़ी होती है या उसका फायदा उठाने की कोशिश करती है। इन तमाम चीज़ दिग्गज आपके भी आ रहे हैं, क्या एजेंडा होगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, और इन बातों का जवाब भी दीजिए जो बीजेपी ने कही। बीजेपी के पास आज आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है, तो वो आरोप लगाएंगे, क्योंकि साफ तौर पे वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से आदिवासी वर्ग का हर वर्ग दूर हो गया है। और वो साफ वजह है कि 2 दशक में जो वादे हुए, जो घोषणाएं की गई, वो धरातल पे नहीं दिखी और उससे सबने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। आज जनता के पास अच्छी चीज़ यह है कि तुलनात्मक आंकड़े हैं सामने। 15 महीने की हमारी सरकार है, 2 दशक की बीजेपी की सरकार है। आदिवासी वर्ग को क्या मिला, क्या नहीं मिला, कैसे उनके ऊपर साहूकारों का कर्जा सर तक हो चुका था, कैसे उनका वो कर्जा माफ़ हुआ, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा विषय है, उसके ऊपर एक लंबी चर्चा भी हो सकती है। लेकिन वो आज तुलना कर सकते हैं कि उन्हें क्या मिला था और क्या नहीं मिला था, उनके अधिकारों की लड़ाई किसने लड़ी, किसने नहीं लड़ी। आदिवासी वर्ग अगर पिछले 17 साल के, कमलनाथ जी ने कभी सभा के अंदर आंकड़ा भी दिया कि 17 साल में 13 बार मध्य प्रदेश आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार में एनसीआरबी में सबसे ऊपर रहा है। ये बहुत बड़ी नाकामी है बीजेपी सरकार की। इसीलिए ये सिर्फ कह देने से आपका साफ नहीं हो जाता है, दावे जो है वो धरातल पे दिखने चाहिए। ये बात सबसे छुपी नहीं है किसी से भी, रजनीश भाई भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई गायब है तो आदिवासी बच्चियां गायब हैं, माइनर एसटी गर्ल्स, वो भी मध्य प्रदेश से गायब हैं। और जो आंकड़ा बहुत बड़ा है, निरंतर चल रहा है। दुष्कर्म के अंदर अगर आप देखें तो बहुत बड़ा मामला। ये सारी चीज़ें नाम बदल देना, नाम रख देना 20 साल के बाद, इससे वो सारी चीज़ें सही नहीं हो जाएंगी जो उनके ऊपर होने वाले अत्याचार से उत्पन्न हुई हैं। अगर आप देखें एट्रोसिटी एक्ट के अंदर पिछले से पिछले साल 2000 केसेस दर्ज हुए मध्य प्रदेश के अंदर, और इस साल 1 साल बाद जो हुआ वो 2600 कुछ केसेस थे। केसेस के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली। तो ये बड़ी चीज़ें हैं। आपके दिग्गज आए, हमारे दिग्गज आए, ये सारा विषय है, लेकिन आज जनता सबसे बड़ी दिग्गज है और जनता ने जो मन बना लिया है वो सबके सामने दिख रहा है कि आदिवासी वर्ग हो, मूल निवासी वर्ग हो, दूसरे जितने वर्ग हैं, वो हर एक बीजेपी के खिलाफ आंदोलित क्यों होता है, ये बीजेपी भी अच्छे से जानती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में बहुत स्पष्ट कर देंगे। जी मनोज, कर्नाटक के नतीजों में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी रही कि जो वहाँ जनता दल जेडीएस रहा, वो इस बार वो हासिल नहीं कर पाया जिसके लिए वो पहचाना जाता था वहाँ, और ये भी माना गया कि ये कांग्रेस की बड़ी सफलता बनी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की ये कोशिश होती है, क्योंकि 2 ही दलों की राजनीति है और इस बार इस चुनाव में भी उसका चरित्र अपरिवर्तित है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ना होगा। आम आदमी पार्टी भी आ रही है, ओवैसी साहब की पार्टी भी रहेगी, और उधर से जो जयेश जैसे संगठन है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ बॉन्डिंग कांग्रेस ने की है। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि जो भी गैर भाजपाई दल हैं, छोटे से भी हों, 1 सीट की हैसियत वाले भी हों, ट्राइबल के बीच में अगर उनकी पैठ है तो वो उनके साथ किसी अलायंस में जाए। बीजेपी की चुनौती ये है कि वो उनको अलग कैसे करे। इसको आप, इस समीकरण को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, कांग्रेस के पास तो यही समीकरण है। यदि वो जयस या गोंडवाना को अपने साथ ले लेती है, पिछली बार हमने देखा कि जब जयस चुनाव में आने की बात कहे तो हीरालाल इलाहाबाद में कांग्रेस का दामन थाम लिए और मनावर से विधायक बन गए। इस बार जयस का भी ये दावा है कि करीब 80 सीटों पर वो चुनाव लड़ने की तैयारी में। आपकी आवाज हम तक ठीक नहीं पहुंच रही मनोज, मुझे लगता है माइक्रोफोन को जब तक आप इसको दुरुस्त कीजिए, मैं क्विक रिएक्शन लेता हूं रजनीश जी का। रजनीश जी, ये एक बड़ी चुनौती होगी आपके लिए कि किस तरह से आप इस अलायंस को, कांग्रेस को कितना फायदा इससे पहुंचे, इसको आप न्यूट्रल कर सकें और फाइट आप कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रखें। जी देखिए, पहली बात तो ये कि आपने सुना होगा शुरू दिन से भारतीय जनता पार्टी 51% वोट शेयर लेने का काम करने के लिए तैयारियां कर रही है, और 56 और 57% यानी 56 कुछ % वोट लोकसभा चुनाव में हमने पाए थे। अभी नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं, लगभग 51 से 53% तक वोट हमने अलग अलग नगरीय क्षेत्रों में लिए हैं। ऑन रिकॉर्ड है, राज्य के निर्वाचन आयोग, केंद्र के निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी दर्ज है। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र कह रहे थे क्या किया, पक्का मकान, पक्की रसोई, रसोई में निःशुल्क राशन,
लाडली बहना को 1000 से 3000 हर महीने 250 रुपए बढ़, ये सारी की सारी योजनाएं, उनकी समृद्धि, महापुरुषों का सम्मान। क्या 70 साल में ये महापुरुष पैदा हुए थे? ये महापुरुष तो कई वर्षों पहले हो गए थे, लेकिन उनको सम्मान, उनका गौरव क्यों नहीं मध्य प्रदेश को दिया गया? क्यों नहीं मध्य प्रदेश में उन महापुरुषों का उल्लेख किया गया? केवल इसलिए कि वो जनजाति समुदाय से जुड़े हुए थे। और मित्र कह रहे थे कि डीलिस्टिंग के मामले में क्या कहना है, कांग्रेस का उत्तर दे। मैं फिर पूछता हूं, धर्म से कौन खड़ा कर रहा है? और धर्मांतरण के मुद्दे पर कभी जिस प्रकार की मिशनरी धर्मांतरण करती है इन इलाकों में, या जो लैंड जिहाद चल रहा है इन इलाकों में, उनके मामले में कांग्रेस का क्या मत है? कांग्रेस उत्तर दे। कानून अपना काम कर रहा है और करेगा भी, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड पॉलिटिकली वहां चुप्पी का हो गया है, चुप्पी का हो गया, और अंदरूनी तौर पर उन्हें राजनीतिक रूप से संरक्षण देने का काम। चलिए मैं क्विक और रही बात इन सीटों पर चुनाव, विधानसभा चुनाव की दृष्टि से, तो मैं फिर दोहराता हूं कि हमारी पूरी तैयारी संगठन की नीचे से लेकर बूथ समिति, पन्ना समिति तक तो है ही। बाकी जो उधार का जनाधार जयेश से लिया था या तो दूसरी पार्टियों से लेने का काम किया था, काट की हांडी चढ़ गई। अब्बास साहब एक क्विक रिएक्शन आपका। भाजपा की बौखलाहट अब हर तरफ दिखाई देती है। बार बार उठा रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? पार्टी की बौखलाहट बार बार दिखाई देती है, सवाल भी खुद पूछते हैं, उसके जवाब भी चाहते हैं कि चुनावी मैदान के अंदर जवाब सेट हो जाए, सवाल सेट हो जाए। सबसे पहली चीज है, हम पूछते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, क्या किया है। ये आरोप लगाते 70 सालों में कुछ नहीं हुआ है आदिवासी वर्ग के लिए। अरे आरक्षण विरोधी ये आरोप लगाएंगे हमारे ऊपर कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ है आदिवासी वर्ग के लिए, जिन्होंने आरक्षण का विरोध किया। आज आरक्षण के माध्यम से और तमाम जो योजनाएं बनी 70 साल में, आदिवासी वर्ग मुख्य धारा से जुड़ गया, और मुख्य धारा जो जुड़कर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है आदिवासी वर्ग। और वो आदिवासी वर्ग आपसे सवाल पूछता है कि आपके ही कार्यकाल के अंदर उसके ऊपर जो अत्याचार बढ़े उसके ऊपर आपने चुप्पी साध ली, और आप 2 दशक के अंदर आखिरी 4 महीने में कह रहे हैं कि हमने बहुत पूछना है। अब्बास साहब वो पूछ रहे हैं कि आरक्षण का विरोध कब किया, क्या ऑन रिकॉर्ड है ऐसा कुछ आपके पास? हर एक व्यक्ति जानता है, हर एक व्यक्ति जानता है 90 के दशक में कौन लोग थे और कौन नहीं थे। लेकिन एक छोटी सी बात, ताजा उदाहरण, कौन कहता है, कौन है आरएसएस का सरसंचालक, कौन है मोहन भागवत जी? क्यों कहते हैं कि एक बार दोबारा देखना चाहिए आरक्षण को? सबसे बड़े अगर पितृ पुरुष इनके हैं, वही कहते हैं कि आरक्षण को एक बार फिर से देखना होगा, ये सही नहीं है, तो साफ दिखता है। चलिए बिहार में जवाब मिला था इनको। चलिए मनोज आपका रिएक्शन रह गया था, कुछ ऑडियो में इशू था जी, बताइए जी। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा शरद जी, जयस और गोंडवाना जो है वो कांग्रेस के साथ खड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तमाम सारी चीजों पर नजर रख रही है। और कांग्रेस के लिए सबसे पॉजिटिव भी यही है कि यदि वो जयस के साथ आगे जाता है, जैसे जयस 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, दूसरे जो अन्य संगठन है उनके बारे में कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और कांग्रेस की तरफ से जयस के बारे में ये कहा जाता है कि वो कांग्रेस की, बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कांग्रेस की बी टीम है। तो ये बहुत ही दिलचस्प है जनजाति को लेकर, और जिसने जनजाति को साध लिया, आप पिछले दशकों में भी देखेंगे जब कांग्रेस जीती है तो 70 से 80 सीटें कांग्रेस के पास जनजाति क्षेत्र की आया करती थी, जब छत्तीसगढ़ साथ रहा करता था, और इसलिए सरकारें बनती रही। लेकिन बीच में वो परिवर्तन हुआ है, वो दोनों तरफ बटा है। 18 में ज्यादा कांग्रेस के साथ चला गया था, इस बार भारतीय जनता पार्टी इसी तैयारी में जी। अब्बास हफीज साहब, सवाल बड़ा ये है कि ट्राइबल की तरफ अगर दोनों पार्टियां जाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि बहुत ही साइजेबल नंबर है सीट्स का, जैसा हम देखते हैं मध्य प्रदेश में, और ये एक ऐसा सेगमेंट है कि जिस तरफ ये गया उधर उसका बेड़ा ये पार कर देता है। आपके पास, आपके खजाने में क्या है? जाहिर तौर पर बीजेपी की तरफ जाएं तो बहुत सारे दावे हैं बीजेपी की तरफ से, तमाम चीज़ें हैं। आदिवासियों के सम्मान की बात है तो उनका एक बड़ा क्लेम ये भी रहता है कि देखिए हमने तो राष्ट्रपति ही जो हैं, हम कितना इस वर्ग और इस वर्ग के प्रतिनिधित्व को लेकर सजग और सतर्क हैं सम्मान के साथ, कि आज देश के इस पद पर भी वो पहुंची। और तमाम मध्य प्रदेश में रानी कमलापति से लेकर आप क्या कहेंगे? 2-3 चीजें हैं बीजेपी की कथनी करनी के अंदर बड़ा अंतर है शरद जी। हमने हमेशा से करके दिखाया है, और आदिवासी वर्ग को इनको आज साधने की जरूरत पड़ रही है। हमारे साथ हमेशा से जुड़ा रहा है, सत्ता में भागीदार बनाया, संगठन में भागीदार बनाया। उप मुख्यमंत्री 2 हमारे सरकारों के अंदर आदिवासी वर्ग से आए, इनके यहाँ न मुख्यमंत्री न उप मुख्यमंत्री। प्रदेश अध्यक्ष हमारे बने आदिवासी वर्ग से, इनके यहाँ पर कौन बना है आप खुद जानते हैं। दूसरी बात, आज हमारा युवा कांग्रेस का जो हमारी युवा इकाई है उसके अध्यक्ष आदिवासी वर्ग से आता है। हमने संगठन सत्ता के अंदर भागीदार बना के आदिवासी वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलकर चलने का काम किया, और इन्होंने सिर्फ उनके वोट का इस्तेमाल करके उनको सिर्फ और एक सिर्फ काम की चीज बताते हुए आगे बढ़े हैं। ये तो आदिवासी वर्ग जानता है कौन किसके साथ है, कौन किसका हितैषी है, कौन किसका विरोधी है।
कांग्रेस का दावा है कि आदिवासी जानता है कि कौन उसके साथ खड़ा है और कौन, जो वो कहना चाह रहे हैं, शायद ये कहना चाह रहे हैं कि कौन। जी, उप मुख्यमंत्री बनाया था श्रीमती जमुना देवी, दिग्विजय सिंह जी के तंदूर में जलती हूँ, किसका बयान था? और एक नहीं कई बना तो देते आप, आपने बनाया कि नहीं बनाया? वो तो हमारी सीएलपी भी बनी, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं। एक नहीं ढेरों उदाहरण, और यही कारण है। बनाया क्यों नहीं? आज तक कभी कोई कहता क्यों नहीं है कि हमारी तरफ से भाई उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए कभी आदिवासी वर्ग को? ये कथनी और करनी का अंतर। संगठन की कमान क्यों नहीं सौंपते आप किसी आदिवासी वर्ग के व्यक्ति को? आज आपके जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें कौन आदिवासी अध्यक्ष है? हमारा तो आज भी युवा इकाई का अध्यक्ष आदिवासी है। जिस प्रकार से चलिए वक्त हो गया। तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे हैं, दिग्गजों के दौरे हैं और आदिवासियों के हित चिंतक की छवि को प्रस्तुत करने की कोशिश है। कितनी कारगर होगी ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन शुभकामनाएं आप बेहिचक बीजेपी को दे सकते हैं, कांग्रेस को दे सकते हैं और उनकी पूरी चुनावी मशीन को दे सकते हैं। चुनाव जितना दिलचस्प होगा, लोकतंत्र की हिना उतनी ही रंग लाएगी। बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज साहब, बहुत धन्यवाद रजनीश जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, शाह से शंखनाद। नमस्कार।